क्या इन टेस्ट की इतनी वैल्यू वर्थ इम्पोर्टेंस है एक डेली किसी भी इंसान के लिए, फॉर मी फॉर एनीबॉडी, है क्या? इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी हेल्थ क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? यू हैव टू गेट इट टेस्ट राइट नाउ। क्या लैबोरेटरीज भी हमारे टेस्ट के साथ कुछ गिमिक करती हैं? वन मिस्टेक और एनी ऑल्ट्रेशन कैन कॉस्ट यू योर लाइफ। क्या क्या टेस्ट होते हैं, कितने तरीके के टेस्ट होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट CBC, liver function test, which controls almost everything, largest organ of the body. उनको जरूरत है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन टेस्ट की? कोई भी रिपोर्ट देखे तो एक बार आप रेफरेंस रेंज से कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा है या कितना होना चाहिए। अगर लिवर फंक्शन कराया है, उसमें एलिवेटेड लेवल्स आ रहे हैं, जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई आता है, इट इंडिकेट्स समथिंग इज रॉन्ग। ब्लड ग्रुप पता लगाने के लिए भी एक अलग टेस्ट होता है, तो ये जरूरी होता है ना हर एक इंसान को पता होना कि वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोमा स्पीक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोमा स्पीक्स के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी लाइन से हैं, आप हेल्थ केयर में जब भी घुसते हैं या फिर हेल्थ केयर से जब भी जुड़ते हैं तो लैब्स के थ्रू जुड़ते हैं, टेस्ट के थ्रू जुड़ते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत सारे अनगिनत टेस्ट हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है। रिपोर्ट्स आती है, जिन रिपोर्ट्स का एक एक वर्ड भी हमें शायद नहीं पता होगा, पता ही नहीं उनको कैसे पढ़े, क्या उनका मतलब है। एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स आउट देयर जो हमारे को एक्चुअली में नहीं पता। न्यूमरस क्वेश्चंस जो आज भी हमारे दिमाग में चलते हैं कि क्या लैब हमारे साथ कुछ घपला करती है, क्या लैब्स कहीं कुछ गलत करती है, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हमारे को रेगुलर बेसिस पे या हमारा जो एक रेगुलर चेकअप होता है उसमें कौन से टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे को एक्चुअली में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इसी काम के अंदर है 24/7। एंड दैट्स वाई आई मीन इट व्हेन आई से इट कि हम लोगों को एक्सपर्ट्स ढूंढने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना हमारे लोगों को एक वो इन्फॉर्मेशन आप तक लाने में लगता है। सो उसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। होप यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है वानी वाधवा, जो कि आप कह सकते हैं इंडिया की या फॉर दैट मैटर ग्लोबली भी एक बहुत रिनोन्ड ब्रांड है, एक बहुत ही ऐसी रिनोन्ड लैबोरेटरी है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत ट्रस्टेड लैबोरेटरी है, वहाँ की लैब एडमिनिस्ट्रेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम टू सोमा स्पीक्स वानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? I am so good, thank you so much. You're looking very pretty. Thank you so much. चलिए, सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है इसकी I'll be very blunt, मुझे ये समझ नहीं आता है कि क्या इन टेस्ट की इतनी वैल्यू वर्थ इम्पोर्टेंस है एक डेली किसी भी इंसान के लिए, फॉर मी फॉर एनीबॉडी, है क्या? इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी हेल्थ क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? यू हैव टू गेट इट टेस्ट राइट नाउ टू नो योर फ्यूचर। जस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक you have any 2-wheeler, 4-wheeler, that matter, any machinery, but you get it test your service done every year, twice a year, sometimes 3 times a year even, for to know how it's working, what is the conditions, and if there is no damage, there is no issue in that, still you get it test, your service is done, because you don't want कि रास्ते में चलते चलते कभी कोई धोखा ना हो जाए, कभी वो बंद ना हो जाए। सो उसके लिए आपको उसकी सर्विस करानी बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब प्रिडिक्ट कर सको आप जो चीज़ें अभी हुई भी नहीं है लेकिन वो हो सकती हैं। उसके लिए सेम ऐसे आपकी बॉडी है, अगर आप उसकी सर्विस नहीं कराएंगे, सर्विस का अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो आप फ्यूचर में कुछ भी उसके लिए नहीं कर पाएंगे, या फिर मे बी वो बहुत लेट हो जाए जब तक आपको वो चीज़ पता चलेगी। सो सेम थिंग। और फॉर दैट आई विल ऑल्सो ऐड कि जब मेडिकल एक्सपेंसेस इंडिया में या कहीं पे भी द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंस है। सो उसके लिए अगर आपको अभी बचना है, लाइक अगर आपने अभी टेस्टिंग कराई, कुछ माइनर डिफेक्ट्स हैं, आप उसको अभी करेक्ट कर सकते हैं ताकि वो बिगर एक्सपेंस एंड आपकी लाइफ थ्रेटनिंग आगे कॉज ना करे। सेकेंडली, आप एक अच्छी पीसफुल लाइफ तभी जी पाएंगे
अगर आपको पता होगा कि आप एकदम फिट है, हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए बोलते हैं। सो ट्रू, सो नाइसली एक्सप्लेन्ड। अब मैम सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि ठीक है हमारे को टेस्ट पता चल गए कि ये टेस्ट हमें करवाने हैं, अनदर थिंग इज कि टेस्ट से पहले जो प्री टेस्टिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, और पहले तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ऐसी क्या कॉमन प्री टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो अगर कोई भी इंसान टेस्ट कराने जा रहा है कोई भी टेस्ट तो उसे पता होनी चाहिए। Okay, good question. See, there are most of the tests I will recommend to be done in fasting. It's not, some for terms it's not compulsory to be in fasting, but it's better to be in fasting for all the tests. Still, and pre-test condition mainly includes fasting. Secondly, your exercise status. Okay. It's not like आपने अभी exercise करी and just जाके आप test करा ले. Your readings will affect. At Okay. least there should be a gap of 2 to 3 hours before you are exercising. Your medication affects your test. So if you are already taking diabetic medicines or thyroid medicine, it's recommended to not take it before your test. And your food intake, just like fasting, you should be in fasting, your food intakes, and for example lipid testing, you should avoid oily foods or high processed food before 24 hours at least before your test. It can alter your test. And for every test, your diet plan should be at least 36 hours, should be clean diet. Okay. If you are already having high cholesterol food, it will affect your cholesterol levels also. And your smoking status, you should avoid smoking at least 24 hours. You should avoid alcohol taken, and the timings. Some tests requires, some tests are timing based tests, like PTH, it's a parathyroid hormone. It should be done in fasting only 8 to 10 a.m. It should not be done before and after 8 to 10 a.m. Okay. And like cortisol levels, these are some prolactin levels, which this is a common hormone. Most of the people do prolactin testing, but for that it should be 4 hours after you wake up in the morning and fasting. So these are the some basic tests and basic information which people don't really know Exactly. before going for the test. Alright. So ma'am, whenever we talk about test, it is वो like कि हम किसी physical condition की बात कर रहे हैं, but क्या mental conditions के लिए भी ये test इतने ही important और equivalent होते हैं? Exactly, होना भी चाहिए, क्योंकि physical health पे बाद में effect पड़ता है, but if you are mentally, you are physically and internally not okay, it will affect your mental health. And not only mental health or physical health, it affects you emotionally also. Because being in depression not only affects you physically or mentally, it emotionally exhausts you. Exactly. So getting yourself tested right, it's good for your health in all the ways. So मैम हमने जैसे बात करी कि हमारी प्री टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, अब सबसे बड़ी बात कि हमने प्री टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम एक तरीके से लाइक वी आर परफेक्ट फ्रॉम आवर साइड कि हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने केटर किया एंड हम अच्छी से अच्छी लैब में गए. सो आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट विद दिस आंसर कि क्या लैबोरेटरीज भी हमारे टेस्ट के साथ कुछ गिमिक करती हैं? No. Being in a lab or being in a very reputed lab, I will never say yes, because we are not, because we have to maintain our quality and sensitivity of the test, the trust of the customers, which is a very crucial thing. And in this sector, I think this is a lab testing is not a small thing. You can alter it. One little alter can affect your life. Correct. Because one mistake or any alteration can cost you your life. Exactly. So does it matter from labs to labs कि अगर जैसे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लैब जो ऑलरेडी बहुत ट्रस्टेड लैब है जिसका बहुत टाइम से हम मार्केट में नाम सुन रहे हैं और कंपेयर करें कुछ ऐसी लैब जो शायद लोकली कहीं खुल जाती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें डिफरेंस आता है? Yeah. Okay. See, quality is a foremost thing. The sensitivity of the test, the control they are running, the reliability of the lab, reliability of the machines, or reliability and the quality of the reagents which they are using for the test matters.
and all these ultimately affects your results. So we don't know what kind of material they are using for your test. It's high quality, it's low quality, it's sensitive to the testing or not. Okay. Like accuracy matters. We talked about whether these tests are important or not, what are the pre-testing requirements, but what about who exactly needs these tests? किनको ज़रूरत है, वो eligibility criteria क्या है इन टेस्ट की? See, आजकल ऐसा हो गया है कि वेट गेन होना, वेट बहुत ज़्यादा लूज होना, हेयर फॉल होना, आपका इरेगुलर पीरियड्स, आपकी एंजाइटी, आपकी क्रेविंग्स, ऑल दीज पीपल थिंक्स कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है. हाँ, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, बट इट्स नॉट. एंड वो आपको पता कैसे चलेगा? आपके टेस्ट के थ्रू. आपको उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? आपके टेस्ट रिजल्ट्स के थ्रू. बिकॉज अगर आपको नहीं पता, मे बी आप सोच रहे हो कि आपने खाना नहीं खाया इसलिए वेट लूज हो गया है, बट यू डोंट नो इट कैन बी बिकॉज ऑफ थायराइड, जो आप करेक्ट कर सकते हो. जस्ट आपको रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए. आप टेस्ट कराओगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो. एंड आई विल कैटेगराइज हु नीड्स टू रन in 6 parts. Okay. First, general, your annual or twice a year testing. The people who are interested to know their health status, overall health, who are healthy, but they are concerned for their health, so they can get it done twice a year. Their general testing. Second, known conditions. जैसे हमें पता होता है कि हमारे को ऑलरेडी थायराइड है, हमें ऑलरेडी पता है हम डायबिटिक पेशेंट है, या हमें कोई भी लार्जर डिजीज़ है या कोई कैंसर है, कुछ भी है, वो हमारी नोन कंडीशन है, जिसके लिए हमें टाइम टू टाइम टेस्टिंग, टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे हमें अपना स्टेटस जो चल रहा है उसको फॉलोअप लेना पड़ता है. थर्ड आते हैं हाई रिस्क पेशेंट. हाई रिस्क पेशेंट लाइक हमें हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ में आजकल डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आई मीन वो है जी. तो वो पास ऑन होंगी, वो इनहेरिटिंग डिजीज़ है, वो पास ऑन होने के आप एकदम हाई रिस्क पे हो, तो यू शुड प्री टेस्ट देम कि वो आपको ना हो या आप उनको कंट्रोल कर सको. फोर्थ, प्रेगनेंसी रिलेटेड टेस्ट और हार्मोनल टेस्ट. आजकल PCOS, PCOD इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स एंड इन प्रेगनेंसी. द जनरल टेस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड वो आपको कराने चाहिए. फिफ्थ होता है आपका प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग. बिफोर गोइंग फॉर एनी टेस्ट, फॉर एनी सर्जरी, यू नीड टू बी डन सम टेस्ट विच कैन इफेक्ट इन सर्जरी और आफ्टर सर्जरी. प्री टेस्टिंग जिनको बोलते हैं, ठीक है, टू नो योर लेवल्स. एंड सिम्टोमेटिक लास्ट. इफ़ यू आर फेसिंग एनी सिम्टम्स, यू आर फेसिंग एनी हेयर फॉल, लाइक excessive weight loss, excessive weight gain, any symptoms related टेस्ट आपको करवाने चाहिए. अगर आपको कुछ भी फील होता है कि आपके सिम्टम्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपको उन चीज़ का टेस्ट कराना चाहिए. ऑल राइट, परफेक्ट. तो मैम ज़्यादातर लोगों को कुछ ही गिने चुने टेस्ट पता है, जैसे कि CBC की कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हो गया. अब उसके बाद अगर किसी को लिवर में प्रॉब्लम है तो LFT पता है. तो बहुत मेजर टेस्ट पता है, वो भी जैसे आपने बताया कि नॉन पेशेंट्स को. बट एक्चुअली में क्या क्या टेस्ट होते हैं, कितने तरीके के टेस्ट होते हैं, सो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट दैट. मैं आपको बेसिक जो आपको एनुअली चेक कराना चाहिए, अगर आप हेल्दी हैं तो भी, एंड नोन है तो आपको पता ही होगा. First and foremost, CBC, which is very important testing for day-to-day basis, because it gives you overall health of your body. So in this, main part is CBC. Maybe it's just a one part of the whole reports, but it's a very important part, because hemoglobin actually carries oxygen and supplies to all your body parts, your cells, which produces energy. So it's very important. Otherwise, it includes your cell count. Cell count gives you the insight of your any infection, maybe cancer, maybe anemia, any of the infection. It's actually overall test, which is very important. Second, I will say liver function test. It's called liver function of your body, but it's not only liver of your body, it's liver of your body. Got it? Yeah, exactly. It's the liver of your body.
which controls almost everything. It's largest organ of the body. Okay. It actually, because it has multiple jobs to do, manage your processed food, processing your food, processing or managing your diabetes, managing the alcohol intake you are having, young generation is already having, and smoke, and all the routine tests, processing your food, everything is, and जितना भी आपका एक्सेस और वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करने का सारा काम हमारा लिवर करता है जी। तो उसके हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, बट उसके अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना ज़रूरी है या क्या चल रहा है। फैटी लिवर इस टाइम बहुत कॉमन है, यंग जनरेशन जिनका फैट, प्रोसेस फूड तो आजकल सभी खा रहे हैं, वो सारा लिवर में स्टोर हो जाता है और इससे फैटी लिवर हो जाता है, जो बहुत कॉमन है। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अल्कोहल, समटाइम इट्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ऑल्सो। सो वो कंडीशंस आपको तभी पता चलेंगी जब आप LFT कराएंगे। ओके, सो मतलब अगर हम अल्कोहल नहीं भी ले रहे और हम एक बहुत हेल्दी डाइट पे भी है, सो फॉर दैट मैटर, आई विल नॉट से हेल्दी, बट या विदाउट अल्कोहल ऑल्सो you can have you have the chances of having fatty liver. Okay. And to correlate that, I will say if your AST ALT levels are high in LFT, get your ultrasound also done. Okay. To know the morphology and the grade. Is Okay. grade 1, grade 2 type of fatty liver. ठीक है। Third, I will say kidney function test. It's also a very important test to know your diabetic status, to know your filtration. Kidney usually do filtration of your body, excrete out all the waste and absorb all the nutrients. So your kidney function should be working very fine, and higher results or altered result can be the symptoms of your heart diseases, can be the symptoms for diabetic status. Fourth, I will say lipid profile, which is nowadays a very common, but it should be done because आजकल हार्ट डिजीजेस इतने यंग जनरेशन को हो रही है। हार्ट अटैक्स हम लोग हर दूसरे दिन सुनते हैं, करेक्ट, कि इतने यंग लोग भी आजकल जा रहे हैं। तो अगर आपको जानना है आपका हार्ट का स्टेटस या फ्यूचर हार्ट का स्टेटस कैसा हो सकता है, तो आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए। उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, योर गुड कोलेस्ट्रॉल, योर बैड कोलेस्ट्रॉल, आपको जिस पे वर्कअप करना चाहिए, आपका ट्राइग्लिसराइड कैसा चल रहा है, क्योंकि बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज हमारी फैमिली हिस्ट्रीज में आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसको कंट्रोल और आप तक वो चीज़ ना आए इन फ्यूचर, आपको लिपिड प्रोफाइल, लिपिड इज बेसिक टेस्ट, बट अगर आपके लिपिड्स में कुछ ऑल्ट्रेशन आता है या कुछ हाई एंड लो है, देन आपको इस एडिशन कुछ टेस्ट होते हैं जो लिपिड्स के, वो भी करा लेने चाहिए। ठीक है, बट फॉर द बेसिक you can go for lipid profile. Next, I will say thyroid profile, thyroid function test, which includes T3, T4, TSH. अब आजकल हम इतना सुन रहे हैं लोगों में, यंग जनरेशन में, गर्ल्स में PCOD, PCOS, और इन सब में थायराइड होने के बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं। और आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी बॉडी में चेंजेस आपको दिख जाते हैं। नेवर इग्नोर देम, बिकॉज समटाइम बिफोर डेवलपिंग थायराइड, pre-symptoms are very common. You should know your body, you should feel your body, what are the changes, and no, don't ignore them. उससे आप बच सकते हो, because thyroid is almost lifelong medication process. Very few people leave the thyroid report, thyroid supplements or your thyroid medicines. So it's better to know that before, work on it. Healthy lifestyle is the best option to reduce or get your thyroid in place. Next, there is one test which is called C-reactive protein. अच्छा, वो बहुत कम लोग कराते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, तो आई विल से कि कराना चाहिए, बिकॉज उससे आपके ओवरऑल बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है वो पता चलता है। अच्छा, बॉडी की कोई इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, आई विल नॉट से कि उससे ये पता चलता है कि कहाँ पर है,
बट आपकी बॉडी में कुछ है, गलत है, कहीं तो इन्फ्लेमेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उससे ओवरऑल हेल्थ पता चलती है, ओवरऑल कंडीशन, आपके हार्ट डिजीज़ पता चलते हैं अगर आप वो बढ़ा हुआ है। देयर इज़ वन HSCRP, उससे आपको हार्ट कंडीशन पता चलती है, आपके कार्डियोवैस्कुलर वर्कली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आपका फैटी लिवर भी पता चलता है, फैटी लिवर में भी आपका CRP बढ़ सकता है, क्योंकि वो भी तो एक इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी, आपके लिवर में। आपका लिवर सूज गया मतलब आपका CRP बढ़ जाएगा, तो आपको CRP भी इन्फेक्शन हेल्थ के लिए करवाना चाहिए। नेक्स्ट, वेरी कॉमन, HbA1c and blood sugar levels. Blood sugar is like diabetes, is something every other home has at least one person who has diabetes. Correct. It's not good to hear this, but it is. It's increasing rapidly, and maybe because of the junk we are having, because of genetics we are having in our families, and we are passing it on. So see, in our family tree basically people think कि आपको विरासत में क्या मिला है, तो हमें विरासत में सिर्फ पैसे नहीं मिलते हमें विरासत में बीमारियां भी मिलती हैं कभी कभी, जो उनकी इनहेरिटिंग डिजीजेस है वो भी तो पास ऑन होती हैं, वो भी विरासत है, तो उसको संभालना वो भी हमारे हाथ में है। अगर हम प्री टेस्टिंग करेंगे, प्री सिम्टम्स जानेंगे कि और उन पे वर्कअप करेंगे, तो हो सकता है हम उसको एटलीस्ट अपने अंदर आने से रोक सके या एटलीस्ट कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट पे आते हैं वाइटामिन्स। आजकल विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन आपके मिनरल्स टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D हम आजकल देखते हैं लोग धूप लेना नहीं चाहते। करेक्ट, किसी को पसंद नहीं है कि काले हो जाएंगे, बट विटामिन D की डेफिशिएंसी आपको कितना हार्म कर सकती है आपको पता ही नहीं है। आपकी बोन डेंसिटी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस आजकल इतना कॉमन हो गया है, अर्थराइटिस यंग जनरेशन में भी, बिकॉज विटामिन D मतलब इट्स लाइक अगर आप 100 लोगों का टेस्ट करा रहे हो ना, आई विल से 95 लोगों का उनमें से विटामिन D कम आएगा, इतना कम है। उसके लिए बहुत चीज़ें हैं, अगर आपका कम है आई विल नॉट से कि आप जाके धूप में बैठ जाओ। You can have supplements, you can have sachet, you can alter your diet plans, you can increase, but vitamin B आपकी बोन को तो इफ़ेक्ट करता ही है, आपका एनर्जी लेवल लो करता है, आपको फटीग कर सकता है, और not only this, it affects your mental health, which is एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। Also vitamin D affects your fertility health. Oh yes, very few people know this, but yeah, विटामिन D भी एक लेवल पे होना चाहिए अगर आप फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। ऑलराइट। एंड विटामिन B12 लास्ट टेस्ट आई विल से, बिकॉज विटामिन B12 इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 से आपको अनीमिया होता है अगर आपके पास लो लेवल्स हैं। अनीमिया, नॉट ओनली अनीमिया, फटीग्स, ड्रिजीनेस, एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कराना, क्योंकि आपके लेवल्स लो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में विटामिन B12 नेचुरली बहुत कम मिलता है। नॉन वेजिटेरियन में तो मल्टीपल ऑप्शंस जिनमें विटामिन B12 इन हायर कंटेंट होता है। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं और नहीं लेना चाहते, मतलब नहीं नॉन वेजिटेरियन पे स्विच हो सकते, तो उनके लिए आपके पास सप्लीमेंट्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, तो आप उनको भी करेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू इंटेक्स बढ़ा सकते हो। एंड लास्ट, इट इज़ लास्ट, फाइन, योर आयरन टेस्टिंग। ओके, आयरन फॉर फीमेल्स आई विल फोर्स की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनीमिया होने के मैक्सिमम चांसेस, लो आयरन होने के मैक्सिमम चांसेस फीमेल में होते हैं। सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टेस्ट। These are some common tests. You should get it done at least twice a year or once a year if you are healthy, and if you are above 35, twice a year is a must. ओके, ऑलराइट, ग्रेट। सो हमने समझा कि कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए, हमने करा लिए। अब हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई
और बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स में ना वो बोल्ड में कर देते हैं, जो भी जगह पे कुछ भी एरर होता है, एरर एज सच की बड़ा होता है या कम होता है, बट हम वो वर्ड ही नहीं समझ पाते कि क्या मतलब है। अगर एरिथ्रोसाइट्स लिखे हैं तो उनका क्या मतलब है, अगर कोई लेवल हाई है तो उसका मतलब क्या है। तो क्या हम यहाँ पर लाइव कोई रिपोर्ट डिस्कस कर सकते हैं? श्योर, यू कैन शो द रिपोर्ट्स। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट है एंड हम इस रिपोर्ट की कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे लिए ज़रूरी है खुद अपने टेस्ट पढ़ने के लिए, वो आप हमें बताइए प्लीज़। सो अभी जो हम रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट पे अपने स्क्रीन पे डाल देना, ताकि रेफरेंस के लिए उनके लिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक सीबीसी की रिपोर्ट है जनरली, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स और इंडाइसेस और डिफरेंशियल काउंट, आपका एब्सोल्यूट इसिनोफिल्स और एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट, एक ओवरऑल आपकी बॉडी हेल्थ को दिखाता है। वो आता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। बेसिकली आप कोई भी टेस्ट रिजल्ट्स, कभी भी कोई रिपोर्ट देखें तो आप देखोगे एक साइड में बायो रेफरेंस रेंज होती है, ठीक है, विच इज़ आपके जो भी आपके टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी मशीन्स के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल रन किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जिस कंपनी का हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रेंज सेट होती है कि इस मशीनरी पे इस पे टेस्ट करते हैं, तो दीज आर द लेवल्स विच आर नॉर्मल रेंज। ठीक, तो अगर कोई भी उसके अपर या उसके लोअर जाता है तो उसको मोस्ट ऑफ द लैब्स, रेप्यूटेड लैब्स ऑलवेज हाईलाइट्स टू इंडिकेट एंड टू डॉक्टर्स ऑल्सो और टू पेशेंट ऑल्सो, सो इट गिव्स देम ईजियर इनसाइट कि वो चीज़ बढ़ी हुई है या वो चीज़ कम हो रखी है। ठीक है, तो कोई भी रिपोर्ट देखे तो एक बार आप रेफरेंस रेंज से कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा है या कितना होना चाहिए, या उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी, आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या मेडिकेशन हम ले सकते हैं उनके लिए। मैम सीबीसी में क्या हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक एक पैरामीटर जो दे रखा है वो किन चीज़ों के लिए है? या वी कैन डू दैट। लाइक हीमोग्लोबिन सबसे कॉमन है, आपको पता ही होगा जी। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आता है आरबीसी काउंट, देयर इज रेड ब्लड सेल काउंट। इन आवर ब्लड देयर आर टू कंपोनेंट्स, रेड सेल्स एंड वाइट सेल्स। तो आपका रेड सेल काउंट कितना है और आपके रेंज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, इसमें वो भी पता चलता है। आपका रेड सेल काउंट कम है, देयर आर चांसेस आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है, देयर आर चांसेस कि आपको अनीमिया भी हो सकता है। सो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ बताता है। मैम आरबीसीज कई बार एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी लिखे होते हैं? नो, एरिथ्रोसाइट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, इट्स ईएसआर टेस्टिंग। ओके 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 ओके, आपका एरिथ्रोसाइट जो काउंट आता है वो भी आपका एक इन्फेक्शन, एक इन्फ्लेमेशन दिखाता है। ओह ओके, कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि कहाँ पे है, इट्स समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी, इज देयर इज सम इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, सो हायर ESR means there is some inflammation, some infection in your body. okay. You should get it further testing done All if you have any symptom. And all the reports, I will say this, कि कोई भी रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं, आप कोई भी रिपोर्ट आपने अब रीड करी, स्टडी करी, बट आपको उसको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ भी कोरिलेट करना चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज इसमें लिखा है कि इतना वैल्यू आ रहा है, आपको एक्चुअल में अपनी बॉडी को भी देखना चाहिए, आपके अदर सिम्टम्स के साथ भी कोरिलेट करना चाहिए। बिकॉज गलत इंटरप्रिटेशन बहुत होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट आई, फर्स्ट थिंग देखिए ये हाईलाइट है, गूगल पे डाल दिया, क्यों बढ़िया। हाँ, तो अब गूगल तो आपको कैंसर तक भी ले जाएगा उस चीज़ के लिए। करेक्ट, होता है ऐसे। ये तो बहुत ही कॉमन है जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो नॉर्मल चीज़ की वजह से है, या लाइट इन्फेक्शन आपको शुरू में हुआ, या आपको फीवर था, वो इन्फेक्शन सेटल डाउन होने में थोड़े दिन लग गए, आपने उसमें वो टेस्ट करवा लिया, तो अभी वो आ रहा है, लेकिन आप मेंटली गूगल के जैसे परेशान हो जाओगे कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। कैंसर तो नहीं हो गया। करेक्ट, सो ट्रू। सो नॉट डिस्कस योर रिपोर्ट्स विद योर डॉक्टर्स। I will suggest that
बिफोर डिस्कसिंग इट विद गूगल। जी। यू कैन टेक द इनसाइट्स कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आपकी बॉडी से वो चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं, आपके सिम्टम्स से वो कोरिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या अगर मैंने पहले भी बताया अगर लिवर फंक्शन कराया है उसमें एलिवेटेड लेवल्स आ रहे हैं, कोरिलेट विद अल्ट्रासाउंड। मे बी अल्ट्रासाउंड में वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्योंकि आई विल से ब्लड रिपोर्ट्स आपको सिर्फ फंक्शनिंग टेस्ट बताएगा कि आपका लिवर, आपका किडनी, आपका वो कैसा फंक्शन कर रहा है। बट आपका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स होते हैं वो आपको मॉर्फोलॉजी बताएगा कि दिस इज़ योर लिवर एंड दिस लुक लाइक दिस, इट हैज़ बिगर इन साइज, इट हैज़ स्मॉलर इन साइज, वॉट एवर द मॉर्फोलॉजी ऑफ योर ऑर्गन्स वो आपको उसमें देगा। सो कोरिलेशन भी ज़रूरी है अपने साथ भी या अपनी फर्दर रिपोर्ट्स के लिए भी। ऑल राइट। और क्या क्या देख सकते हैं मैम हम सीबीसी में? सीबीसी में हम आपका ल्यूकोसाइट काउंट, योर लाइक वी हैव सीन द रेड ब्लड सेल काउंट, नाउ वी कैन सी द वाइट ब्लड काउंट, योर ल्यूकोसाइट काउंट। It mostly elevate in infections, it mostly elevate levels in cancer patients also, because as we know कैंसर में आपके सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं जी। तो जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई आता है इट इंडिकेट्स समथिंग इज़ रॉन्ग, इट इंडिकेट इट कैन बी बिकॉज ऑफ मे बी सम इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ कैंसर और मैनी मोर डिजीजेस। सो in this there are 5 cells which we see, the neutrophils count, your lymphocytes, your monocytes, your eosinophils, your basophils, all individually indicates different things. ठीक है। Some can be because of general infection, some can be your viral fungal infection. So there are different things which elevates or decreases in different conditions. आइडियली रिपोर्ट कराने के या टेस्ट कराने के, फॉर दैट मैटर टेस्ट कराने के कितने टाइम तक एक रिपोर्ट आ जाती है? जनरली जितने आपके बेसिक टेस्ट मैंने अभी आपको बताए वो आपको सेम डे ही मिल जाते हैं। आप मॉर्निंग फास्टिंग में टेस्ट कराएंगे आपको शाम तक रिपोर्ट्स मैक्सिमम लैब्स दे देती हैं। मे बी अगर कोई इशू है या कुछ लैब्स लेट करती हैं, या कई बार क्या होता है हम छोटे सेंटर्स में सैंपल देके जाते हैं लेकिन वो टेस्टिंग के लिए फिर दूसरी जगह पे जाता है, उसमें थोड़ा डिले हो जाए तो नेक्स्ट डे मोस्टली सेम डे। बहुत ही एक लेमैन सा सवाल मेरे दिमाग में आया, इन सब टेस्ट के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली अपने थेरेपी सेशंस में लोगों का ब्लड ग्रुप जानना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एज अ थेरेपिस्ट मेरे को मदद मिलती है उन चीज़ों को, उनके बिहेवियर को समझने में। तो क्या ब्लड ग्रुप पता लगाने के लिए भी एक अलग टेस्ट होता है? या देयर इज अ स्पेसिफिक टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप RH टेस्टिंग। अच्छा। सो इट्स A, B और O, पॉजिटिव और नेगेटिव कैन बी डन। तो ये ज़रूरी होता है ना हर एक इंसान को पता होना कि या वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। बेसिकली न्यू बॉर्न्स का तो आजकल हर हॉस्पिटल में शुरू में ही हो जाता है, तो बच्चों को पता ही होता है, लेकिन नहीं पता अगर किसी को तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कोई इंजरी हो जाए, कभी आप सडन किसी प्रॉब्लम में आ जाए, तो आपको अगर नहीं पता होगा, आप कॉन्शियस नहीं है, तो नेक्स्ट आपकी हेल्प करने में डिले करेगा। मैम बहुत सारे लोग होते हैं जो ना टेस्ट को लेकर थोड़ी ऐसी लापरवाही करते हैं कि अरे शाम को करवा लेंगे, रात को करवा लेंगे, या फॉर दैट मैटर खैर रात को तो लैब्स नहीं खुलती हैं, दोपहर में करा लेंगे। आइडियली क्या सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी टेस्ट के लिए? मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट फास्टिंग में ही, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द टेस्ट टू बी इन फास्टिंग। कुछ सैम्पल्स हैं, कुछ टेस्टिंग है जो आप कभी भी जाके करा सकते हो, उनसे कोई फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आप ओवरऑल हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं जिसमें आपको शुगर लेवल्स वगैरह कराने हैं, तो बेटर है आप फास्टिंग में मॉर्निंग में ही टेस्टिंग एक साथ दीजिए। ऑल राइट। वो उससे स्कोप ऑफ गेटिंग एक्यूरेसी ऑल्टर का वो स्कोप खत्म हो जाता है कि आपने क्लीन उसमें फास्टिंग में ही सारा कुछ दिया है। ऑल राइट। अब आते हैं मैम, डेफिनेटली वो रिपोर्ट बहुत बढ़िया,
उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, जितने भी टेस्ट आपने मेंशन किए, बट ये काम मैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ। तो अगर आप कोई भी ऐसी रिपोर्ट और जानना चाहते हैं कि मैम हमारे को बताए कि डिफरेंट जो मैम ने टेस्ट बताए, अगर उनकी रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हम उन्हें कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट्स करिएगा, क्योंकि उन कमेंट्स के थ्रू ही मुझे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में आप इंटरेस्टेड है इस चीज़ के बारे में, और फिर हम इसके और पार्ट्स भी ज़रूर बनाएंगे। एट द सेम टाइम, क्या सिर्फ यही टेस्ट होते हैं कि इनके अलावा भी कोई स्पेशल टेस्ट होते हैं? बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हमें ओवरऑल इनके अलावा भी करवाने चाहिए, और आई विल से स्पेशल बोनस टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू योर फैक्टर्स, मैनी थिंग्स, मैनी डिफरेंट टेस्ट जो करवाने ही चाहिए एटलीस्ट एक एज के बाद, एक एज ग्रुप को। वो अपने आप व्यूअर से पूछिए, वो जानना चाहते हैं। तो बहुत सारी एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है विच इज़ ऑन होल्ड, बिकॉज वेट हो रहा है आपके कमेंट्स का और आपके एक इंटरेस्ट का। सो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग एंड लेटिंग अस नो कि वेदर यू आर लाइकिंग दिस एपिसोड, दिस टाइप ऑफ एपिसोड, एंड और इस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैम, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आना चाहते हैं एज प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए, क्या आप इसी बैकग्राउंड से थी? नहीं, मैं बचपन से इंटरेस्टेड थी साइंस में, बट आई डोंट नो व्हाई और बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रेशर मैंने वो स्ट्रीम चूज नहीं किया था। आई चूज कॉमर्स स्ट्रीम। ओह अच्छा। बट आई कन्वर्टेड एंड आई स्विच टू दिस साइंस, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो साइंस था। हाँ। कहीं ना कहीं जब आपने 11th की, 12th की, एंड क्योंकि नहीं है तो थोड़ा इंटरेस्ट लूज होता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको यार एक इंटरेस्ट है कि यार साइंस में जाना है, साइंस का कुछ तो करना है, बस वही फील्ड स्विच करके इस फील्ड में वॉच कर। तो आपने प्रॉपर कोर्स किया इसके लिए, डिग्री कोर्स? देयर आर 2 टाइप्स एक्चुअली। फर्स्ट, आप या तो डिप्लोमा कर सकते हैं विद द साइंस बैकग्राउंड। इट्स बेटर टू बी इन साइंस बैकग्राउंड, आई विल से दिस, कि अगर आप साइंस से हैं तो और आप इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप या तो डिग्री कर सकते हैं, आपका प्रॉपर BSc MLT जो कोर्स होता है, 3 years डिग्री प्रोग्राम है, वो करिए, विच इज़ बेस्ट। आई हैव डन दैट। ओके। और अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं इसका, दिस इज डिप्लोमा MLT या लैब मेडिकल टेक्नोलॉजीज का। तो मैम इस कोर्स के अंदर सिर्फ थियोरेटिकल होता है या इसमें कोई ट्रेनिंग्स भी आज सच होती है? नो, इफ़ यू आर टेकिंग डिप्लोमा, it's maybe 1 year or 2 year diploma and plus 6 months of training. Your college chooses, मतलब आपकी जो भी कॉलेज हैं उसमें कई सारे उनके टाइप्स होते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग लैब से, जहाँ प्रोफेशनली लाइक बिगर ब्रांड्स या मैनी बिग कॉलेजेस, ऑपरेशनल कॉलेजेस एक्चुअली, और एनी हॉस्पिटल्स जहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, क्योंकि थ्योरी तो आपने 2 साल पढ़ ली। अब आपको एक्चुअली बिफोर एक्चुअली वर्किंग आपको ट्रेनिंग चाहिए। एक वो हैंड प्रैक्टिस कहते हैं ना जिसे, कि अगर आपको सैंपल लेना है किसी पेशेंट का तो आपको उसको लेने के लिए भी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने पढ़ तो लिया कि हाँ निडल ऐसे ऐसे डालनी है, बट वो सही डालनी है, कहाँ डालनी है, कितनी डालनी है, उसकी ट्रेनिंग जो 6 months की ट्रेनिंग होती है इन डिफरेंट लैब्स, और जो भी आपके कॉलेज हैं आपकी डिग्री और आपकी मे बी और मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट करते हैं किसको कहाँ कहाँ भेजना है, कैसे कैसे होता है। या फिर अगर आप अपना 3 years का डिग्री भी करते हो उसमें भी 6 months की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप एलिजिबल हो किसी जॉब में जाने के लिए या किसी प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल लैब में काम करने के लिए। तो मैम प्रोफेशनली ही अगर बात करें, हमने डिग्री कर ली, हमने ट्रेनिंग कर ली, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे आप एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड से जुड़ी हुई हैं, आप एक बहुत रेप्यूटेड लैबोरेटरी से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या एक सबसे 1 step होता है जो हम ले सकते हैं? सी, आपका सबसे बड़ा स्किल होता है, मतलब आप कहीं भी पहुँचना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका स्किल, योर इंटरेस्ट, योर फोकस, योर डेडिकेशन टुवर्ड्स कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। अगर आपने काम कर लिया, मतलब इफ़ आई टेक माई सेल्फ, मैंने काम कर लिया, मेरा बहुत मन था इस फील्ड में आने का, ठीक है, आई डिड माई डिग्री, आई डिड माई ट्रेनिंग डन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच इज़ लाइक ट्रेनिंग। I have seen my friends getting training in private labs
और लिटिल लैब्स आई विल से, जहाँ पे कम लोड है, कम काम है। बट जब हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क हैंड किया, वी नो, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं ना, जिससे लकी वंस, जिनको सब कुछ करने को मिल गया। मतलब हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में यू हैव वाइडर एंगल। ऑप्शन था कि प्राइवेट में जाने की, गवर्नमेंट में, बट खुराफाती है ना, चूज़ तो करना ही है। तो नहीं, मतलब इंटरेस्ट था तो वो चूज़ किया। देन आप अप्लाई करते हैं, लाइक फॉर एनी जॉब्स यू विल अप्लाई टू ऑल द ब्रांड्स व्हाट यू आर, मतलब आपके एक मन में होता है कि आपको इस कंपनी में काम करना है, आपको उस कंपनी में काम करना है। तो मेरा शुरू से था, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप हमेशा चाहोगे ना कि जो उस फील्ड का बॉस हो, करेक्ट, सबसे पहले ट्राई वहाँ देंगे। आई विल से आई एम लकी वन, जिसका फर्स्ट टाइम पे ही सिलेक्शन हो गया। वाओ, मतलब अप्लाइड, देन गॉन फॉर द इंटरव्यू, एंड आपको वो बुलाते हैं कि आप 6-7 डेज की ट्रेनिंग करेंगे पहले। मतलब वो आपको देखेंगे, फिर उसके बाद हाँ या ना, कि आपने क्या किया, कितना किया, आप कितना अडेप्ट कर रहे हो उनकी चीज़ों को, वो देखते हैं। देन से आपका फाइनल वो होता है। एज अ बिगिनर या एज समवन जो अभी इस इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, एवरेज कितना अर्न कर लेते हैं वो? सी अभी जो लॉ है, आपका लेबर लॉ जिसे बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 20,000 to 21,000 इज अ बेसिक सैलरी, जो आप एक सबसे आई विल से स्टार्टिंग जॉब जो होती है एक कोर्स करने के बाद, इज़ अ फ्लेबोटमी। ओके, ड्रॉइंग द ब्लड। ओके, मतलब जो आपका पर्सन सैंपल लेता है आपसे, आपके जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करता है टेस्टिंग के लिए, दिस इज़ अ बेसिक जॉब। द फर्स्ट जॉब टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री और इन दिस फील्ड, तो उनकी बेसिक सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 20 to 21,000। और अगर हाईएस्ट की हम बात करें तो? Highest has no limits. It depends on your skill, your experience, your expertise, which matters, and your post. Like I have started my work 8 years back from this post. Phlebotomy is a basic, it's the lowest. I will say this one step. जैसे पहली सीढ़ी होती है ना, हाँ हाँ हाँ, वो ओके, धीरे 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 with my dedication, with my work, with my focus and my interest in this field, which मतलब जिससे आगे बढ़ना और ग्रो करने के लिए एक फोकस था कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना, ये तो स्टार्टिंग है। धीरे देन आई promoted as lab supervisor. I started supervising my floor, I will say. Then lab coordinator, coordinating all the activities of the lab. Right now I'm lab administrator, which actually you can say in charge of the particular center. Oh wow, I look after every activity, the operations of my lab. great, lovely. So wow, so much to learn today. एक रिपोर्ट, क्या टेस्ट आपको करानी चाहिए उससे लेकर how can you yourself read your own reports. So it was a lovely podcast. Still हमारे साथ बहुत सारे शॉकर सरप्राइजेस इस पॉडकास्ट में पेंडिंग है, जैसे कि सिर्फ हमने CBC को डिटेल में डिस्कस किया, इसके अलावा और कौन से टेस्ट है जिनको हम अपने आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर्स के साथ तो आपने डिस्कस करना ही है, बट एक जो फर्स्ट हैंड आपके पास रिपोर्ट आती है, तो जब वो बोल्ड में हाईलाइटेड होती है, उनका क्या मतलब होता है, इसके बारे में और जानने के लिए, एंड साथ ही साथ द स्पेशल टेस्ट जो सर्टेन एज ग्रुप्स, और जैसे कि मैम ने बताया, बहुत हद तक हर एक इंसान को वो स्पेशल टेस्ट करवाने चाहिए। इट वॉज such an informational podcast. Thank you so much for giving and sharing बहुत ही ज़्यादा precious knowledge with us. Thank you so much. Thank you. Alright, thank you so much for watching this episode. Make sure that you like, comment and subscribe to my channel, and इस podcast को share कीजिए, because the more you share it, the more it will reach the right audience, the more it will reach the people who really want to know about this. Thank you so much for watching this episode of Soma Speaks. I'll see you in the next episode. और अगर आप comments अच्छे करेंगे तो हो सकता है next episode में भी हमारी same ही guest हो. Thank you so much.